दोस्तों, आपके कमेंट पढ़कर खुशी होती है जो आपको एपिसोड का इंतजार रहता है। आपकी दिलचस्पी देखते हुए मैं आपके लिए लॉन्ग और दिलचस्प एपिसोड बनाता हूँ। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। कांवरी को मुस्तकिल तौर पर यहाँ छोड़ दिया गया था और खाना वही पकाती थी। वो हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी। मैं तकरीबन 12 दिन तक इस बंगले में कैद रहा। हल्दी तेल की रेगुलर मालिश से मेरी चोटें ठीक हो गईं और अब मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। पंडित रोहन सिंह से अब 24 घंटों में सिर्फ एक बार मुलाकात होती थी। इसके मंदिर में मनीलाल के जासूस मौजूद थे, कोई भिखारी के भेस में और कोई पुजारी के भेस में। इसलिए रोहन खासा मोहतात हो गया था। वो रात 11 बजे के करीब आता और तकरीबन घंटा भर बैठकर वापस चला जाता। इससे मुझे सारी मालूमात हासिल हो रही थीं। मनीलाल के आदमी अब भी मेरी तलाश में थे। मैं अब बाहर निकलना चाहता था। बहुत आराम हो चुका था। मैं यहाँ पड़े पड़े बूढ़ हो गया था। दरअसल मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जगह टुक कर बैठा रहता। मैं तो मुतहरिक रहना चाहता था। और फिर इस रोज़ मैंने बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे सर के बाल खासे लंबे हो गए थे जिन्हें मैंने चोटी की सूरत में बांध लिया। शेव बना लिया लेकिन मूंछें रहने दे। अलबत्ता ठोड़ी पर दाएं तरफ एक हल्का सा जेबा बना लिया। बाईं कान में एक अदद बंदा भी पहन लिया। इसके लिए मुझे कान छेदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कांवरी के पास कल्प वाले ऐसे बंद मौजूद थे जिन्हें कान की लो पर चिपकाया जाता था और देखने वाले को पता भी नहीं चलता था कि ये कल्प वाला बंद है, कान छेदा हुआ है। मेरे बाईं बाजू पर गोली के जख्म का निशान मौजूद था। इसके लिए मैंने पूरे आस्तीन वाली कमीज पहन ली थी और करिश्मा से छीना हुआ हथियार भी पेंट की जेब में रख लिया था। मेरी जेब में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। इस हुलिये में मंदिर की तरफ से निकलना हमाकत थी। इसीलिए मैंने बंगले के गेट वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। बाहर जाने से पहले मैंने कन्हैया को बता दिया था कि अगर रात को वापस ना आ सकूं तो परेशान ना हो। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा लिया था। जिस वक्त मैं गेट से निकला इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। कुछ ही देर में सूरज ग़ुरूब हो जाता, लेकिन मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरे हुलिये में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई थी और मैं मुतमईन भी था, क्योंकि अब भी सिर्फ करिश्मा ही एक ऐसी हस्ती थी जो मुझे पहचान सकती थी। इस रात काटेज में मेरी दाढ़ी मौंडे कर जिन लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा था उन्हें मनीलाल ने मरवा दिया था। कोई मुझे शनाख्त करने वाला नहीं था और करिश्मा से फौरी तौर पर आमना सामना होने की तवक्को नहीं थी। पंडित रोहन ने मुझे चंद ऐसे ठिकाने बता दिए थे जहां मनीलाल के बाज खास आदमियों से मब्बील हो सकती थी। भीरों ने जो ठिकाने बताए थे उनमें दरियू दिन का मरीना क्लब का नाम भी शामिल था। दरियू दिन के बारे में पंडित भीरों ने जो बातें बताई थी वो बड़ी दिलचस्प थीं। कई साल पहले वो पुलिस में हवालदार था। इंस्पेक्टर राहुल जब यहाँ आया तो इसने जराइम पेशा लोगों की सरकोबी के लिए जो टीम बनाई थी इसमें हवालदार दरियुद्दीन भी शामिल था। वो राहुल के सबसे ज्यादा करीब था। इसके हाथों मनीलाल के 2 आदमी भी मारे गए थे। इंस्पेक्टर राहुल की सिफारिश पर इसे सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई थी। इंस्पेक्टर राहुल ने जब मनीलाल को गिरफ्तार किया तो दरियुद्दीन भी इस टीम में शामिल था। आम लोगों की नज़रों में इंस्पेक्टर राहुल ने मनीलाल को सलाखों के पीछे बंद करके एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। आम तासुर ये था कि अब मनीलाल नहीं बच सकेगा। इसका मुकदमा अदालत में पेश होगा तो इसे फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। लेकिन इस रात बाजी पलट गई। चीफ मिनिस्टर रात ही को जयपुर से यहाँ पहुँच गया। मनीलाल आज़ाद हो गया और इंस्पेक्टर राहुल को पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। वो अपने तौर पर मनीलाल के खिलाफ काम करता रहा, मगर एक रोज़ इसकी लाश सड़क पर पई हुई मिली। दूसरी तरफ दरियुद्दीन बहुत ही घटिया इंसान साबित हुआ। इंस्पेक्टर राहुल की मुअत्तली के बाद इसने कई मर्तबा राहुल को धमकियां दी थीं कि वो मनीलाल के खिलाफ अपनी सरगर्मियां बंद कर दे। और फिर कुछ ही अरसा बाद दरियुद्दीन पुलिस की मुलाजमत छोड़कर मनीलाल के चक्रों में शामिल हो गया। इसका कलब मनीलाल ही की मेहरबानियों का नतीजा है। वो मनीलाल का बहुत करीबी आदमी समझा जाता है। मुझे कांवरी की बातें याद आ रही थीं। इसने दरियुद्दीन के बारे में कुछ और बताया था। हो सकता है वो खुफिया तौर पर कांवरी से मिला हुआ हो। इसका यकीन इस तरह भी आता था कि जब मैं कांवरी के आश्रम में छुपा हुआ था तो दरियुद्दीन ने कम अज कम 2 मर्तबा कांवरी को मनीलाल के आदमियों के छापे के बारे में इत्तला दी थी। बहरहाल मुझे ये मालूम करना था कि दरियुद्दीन की असलियत क्या थी। क्या वो वाकई कांवरी से मुखलिस था इसे धोखे में रखकर इस पर कोई कार्रवाई करना चाहता था। तकरीबन 1 मील का फासला तय करके मैं पक्की सड़क पर पहुंचकर रुक गया। दोनों तरफ ट्रैफिक भी रवा दवा थी और मंदिर की तरफ पैदल लोगों की आमद और रफ्त भी जारी थी। मैं सड़क पर खड़े होकर उधर उधर देखने लगा। 2 मिनट बाद मंदिर की तरफ से आने वाला एक ऑटो मेरे करीब रुक गया। कहाँ जाओगे हो भाया? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा।
पीछे सी पर साड़ी में मलबूस एक औरत बैठी हुई थी। अगरचे शाम का झुंदलका था, मगर इस औरत का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। वो हुसैन नहीं थी तो गई गुजरी भी नहीं कहा जा सकता था, काबिले कबूल सूरत कहा जा सकता था। नारी की बक्कर मत करो भाया, ऑटो ड्राइवर ने मेरी उलझन को भांपते हुए कहा। ये रास्ते में उतर जाएगी, तुम बैठ जाओ। अचानक ही मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। अकेले घूमते फिरते किसी की नज़रों में आ सकता था, अगर साथ कोई औरत होगी तो ज्यादा शुबा नहीं होगा। मैं ऑटो में बैठ गया। वो औरत सड़क कर कोने में हो गई थी। मैंने ड्राइवर को बस स्टैंड की तरफ चलने का कह दिया था। ऑटो खासा पुराना था, इसकी रफ्तार अगरचे ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो मेंढक की तरह फुदक रहा था। झटके लगने से वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सरकती गई। मैं पहले ही समझ गया था कि वो कोई शिकारी औरत थी और रिक्शा वाला इसका साथी था। कोई शरीफ औरत होती तो गैर मर्द को अपने साथ बिठाने पर किसी सूरत में तैयार ना होती। इसने एक हाथ पीछे कर लिया और फिर ऑटो को एक और झटका लगने से मेरा हाथ इसकी कमर पर आ गया। इसने कोई एहतिजाज नहीं किया। दूसरे झटके से मेरा हाथ इसकी कमर के गिर्द घेरा बना चुका था। मैंने आहिस्ता से इसे अपनी तरफ दबा दिया। वो सरक कर मेरे साथ जल गई। ऑटो ड्राइवर सामने लगे हुए आईने से देख रहा था। इसने ऑटो को एक और सड़क पर मोड़ दिया। मैं इस शहर की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मैं जानता था कि जिस तरफ ऑटो मुड़ा था वो सड़क बस स्टैंड की तरफ नहीं जाती थी। मुमकिन है ड्राइवर अपना किराया बढ़ाने के चक्कर में हो। अब कहाँ चिल्लो भाया, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा। बस स्टैंड मैंने जवाब दिया। अगली सड़क पर रिक्शा फिर बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। बस स्टैंड खासा बारौनक था। यहाँ चंद बड़े होटलों के अलावा दरमियाने दर्जे के रिहायशी होटल, रेस्तुरान, गेस्ट हाउसेज भी थे। इंडियन टूरिज्म का दफ्तर और गेस्ट हाउस भी इस इलाके में था। मैंने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया। मेरे साथ वो औरत भी उतर आई थी। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। इसकी बाछें खिल गईं, क्योंकि यहाँ तक का किराया 5 रुपए से ज्यादा नहीं बनता था। इसका ख्याल रखना साहिब, वो नोट जेब में रखते हुए बोला। 100 लेता है तो हाथ जरा होले रखियो। रिक्शा आगे निकल गया। ये शॉपिंग एरिया था। दुकानों की रोशनियां जगमगा उठी थीं। मैंने पहली मर्तबा गौर से इस औरत की तरफ देखा। शक्ल और सूरत तो वाजिबी सी थी, मगर जिस्म की उठान बड़े गजब की थी। इसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। मेरे ख्याल में इसकी उम्र 25 के लगभग रही होगी। वो बहरहाल वक्त गुजारने के लिए बुरी नहीं थी। वही खड़े खड़े चंद बातें हुईं। इसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो अपनी फीस वसूल करना चाहती है। मैंने 100 का नोट निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। इसने साड़ी के प्लो में से छोटा सा पर्स निकाला, नोट तह करके इसमें रखा और पर्स दोबारा प्लो में साड़ी के बिल के अंदर ठूंस लिया और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगी। इसका नाम गीता था। अपनी फीस वसूल कर लेने के बाद अब वो मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार थी। हम दोनों टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चलते रहे। शाम का वक्त था, बड़ी रौनक थी। मैं सम्राट इंटरनेशनल होटल के करीब से गुजरता हुआ एक और सड़क पर मुड़ गया। यहाँ चंद अच्छे रेस्तुरान भी थे और थर्ड क्लास किस्म के भी। मैं गीता को लेकर एक दरमियाने दर्जे के रेस्तुरान में घुस गया। यहाँ हाल में मेज़ें भी लगी हुई थी और प्राइवेट केबिन भी थे। यहाँ चाय और खाना भी मिलता था और शराब भी। जिस किस्म के लोग यहाँ बैठे हुए थे, उन्हें देखकर किसी भी वक्त किसी हंगामे की पेश गोई की जा सकती थी। इस रेस्तुरान के गाहकों में कुछ औरतें भी शामिल थीं और वो भी गीता के कबीले ही की थी। मैं गीता को लेकर एक केबिन में बैठ गया। चंद मिनट बाद ही मैले से लिबास में एक लड़का केबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो वेटर था। क्या मांगते हो साहिब? इसने मेरी तरफ देखा और फिर गीता की तरफ देखने लगा। चाय बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया। चंद मिनट बाद इस लड़के ने 2 कप हमारे सामने रख दिए। इसके जाते ही मैंने पर्दा दरवाजे के सामने खींच दिया और चाय का कप उठा लिया। पहली चुस्की लेते ही मैंने कप मेज पर रख दिया। बहुत ही बदजायका चाय थी। गीता ने अपना कप खाली करके ही मेज पर रखा था। केबिन में कुर्सियों के बजाय गिदरों वाले किशन वाले बेंच थे। गीता मेरे बिल्कुल साथ मिलकर बैठी हुई थी। मैंने इसकी कमर पर हाथ रखा तो वो मेरे साथ कुछ और जल गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर बिछती चली गई। मेरे अंदर का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। इसी लम्हे वही लड़का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं एकदम संभल गया। गीता भी सीधी होकर बैठ गई। लड़के ने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बुतेसी निकाल दे। इसकी उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन इसके अंदाजे बताते थे कि इसे मामलात से बखूबी वाकिफियत है। मैंने जल्दी से 500 रुपए का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं देखा हुक्म, वो नोट लेकर जेब में डालते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखूंगा। तुम्हें ये पैसे मुंह बंद रखने के लिए नहीं, मुंह खोलने के लिए दिए गए हैं।
मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं समझा नहीं साहिब। लड़के ने हैरत से मेरी तरफ देखा। दूसरे लोगों को भी बता देना कि यहाँ क्या सीन पाठ हो रहा है, लेन लग जाएगी यहाँ साहिब। बता देना, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम शोर मचा दो, मैंने कहा। 500 का नोट तुम्हें ये मालूम करने के लिए दिया गया है कि कनाल देव कहाँ मिलेगा। कनाल देव का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे के तासुरात बदल गए। आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। इसने जेब से 500 का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और कप उठाते हुए बोला, अपनी दी हुई भी बख्शिश उठाओ और यहाँ से चले जाओ साहिब। इसने एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो कनाल देव के बारे में कभी ना पूछते। जाओ हुक्म। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। अगर कनाल देव के कानों में भनक भी पड़ गई कि कोई अजनबी इसके बारे में पूछ रहा है, तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। क्यों, कनाल देव कोई बदरू है? मैंने कहा। वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, लड़के ने जवाब दिया। आजकल वैसे भी इसका दिमाग घूमा हुआ है। पिछले चंद रोज में वो 3 आदमियों की टांगें तोड़ चुका है। इसे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? मैंने लड़के को घूरा। तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है साहिब, लड़के ने जवाब दिया। एक पुरस्रार शख्स ने उन सब का जीना हराम कर रखा है। ये लोग इसकी तलाश में हैं। उन्हें हर अजनबी पर इसका शुबा होता है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ साहिब। तुम राजस्थानी तो नहीं लगते, बहुत साफ उर्दू बोल लेते हो, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। मैं आगरे का रहने वाला हूँ, लड़के ने जवाब दिया। फिल्मी हीरो बनने के लिए घर से भागा था, मगर बेटी के बचाए यहाँ पहुँच गया। अच्छा ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। सिर्फ इतना बता दो कि कनाल देव कहाँ मिलेगा, हम चले जाएंगे। वो रात को 10 बजे यहाँ आता है, लड़के ने जवाब दिया। अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसके बारे में कुछ बताया है, तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ तो बेहतर है। ठीक है, ये नोट उठाकर जेब में रख लो, हम जा रहे हैं, मैंने कहा। लड़के ने नोट उठाकर जेब में रख लिया, कप उठाए और बाहर चला गया। तुम कौन हो? इसके जाने के बाद गीता ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इसकी आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। कनाल देव के बारे में क्यों पूछ रहे थे? कुछ नहीं, आओ चलीं, मैं कहते हुए उठ गया। बाहर निकलते हुए मैंने महसूस कर लिया कि साथ वाले केबिन से भी 2 आदमी बाहर निकले थे। वो चेहरों से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। मैं काउंटर पर बिल देने को रुका था, गीता मेरे साथ खड़ी थी। उनमें से एक बदमाश ने करीब से गुजरते हुए शायद गीता के कूले पर चुटकी खाई थी। गीता सुकड़ कर रह गई। इसने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से इस बदमाश की तरफ देखा, लेकिन वो बाहर जा चुका था, जबकि इसका दूसरा साथी हमसे पीछे खड़ा था। मैं बिल देकर गीता के साथ बाहर निकला। दूसरा बदमाश भी हमारे पीछे ही था। हम जैसे ही बाहर निकले, वो भी आगे निकल गया और उन दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने बड़ी बेतकल्लुफी से गीता का हाथ पकड़ लिया। चलती है किया हमारे साथ। गीता के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे, आंखों में वहशत सी भर गई। वो तवाइफ थी, किसी के साथ भी जा सकती थी, मगर गुंडों और बदमाशों से तो सभी लोग घबराते हैं। इस गुंडे ने जिस तरह गीता का हाथ पकड़कर साथ चलने को कहा था, इसमें भी मेरे लिए हैरत की कोई बात नहीं थी। जहां गुंडागर्दी का राज हो, वहां इस किस्म की हरकतें रोज का मामूल बन जाती है। अबे मिस्टर, क्या बात है? हाथ छोड़ो इसका, मैंने इस गुंडे की तरफ देखकर घबरा। अगर नहीं छोड़ो तो क्या कर लोगे? वो खिटाई से बोला। मैंने सिर्फ एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घूंसा इसके जबड़े पर लगा। वो कराहता हुआ पीछे उलट गया। गीता का हाथ अगरचे इसके हाथ से छूट गया था, मगर गीता भी लड़खड़ा कर रह गई थी। मेरा ये हमला इस गुंडे के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बिल फुटपाथ पर गिरा। मेरे दाएं तरफ खड़े हुए दूसरे गुंडे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए चाकू निकाल लिया। मैं गाफिल नहीं था, बड़ी तेजी से एक तरफ हिट गया। हमला आवर चीखता हुआ मुझ पर झपटा, मगर अपनी एंक में आगे को झुकता चला गया। मैंने घूमकर इसके कूले पर ठोकर रसीद कर दी। वो कराहता हुआ मुंह के बिल गिरा। इस दौरान पहला गुंडा उठकर हमला आवर हो चुका था। मैं फुर्ती से नीचे झक गया और इसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो एक बार फिर पुश्त के बिल गिरा। इस मर्तबा इसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो दोनों उठकर बैक वक्त हमला आवर हुए। वो सड़क छाप गुंडे थे, स्ट्रीट फाइटिंग में बिलाशबा माहिर हो सकते थे, मगर उनमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं थी। वो भी भीम की तरह ताकत इस्तेमाल करना जानते थे। अक्ल थी भी तो इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, और ऐसे लोगों से निमटना तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। इससे पहले कि वो मेरे ऊपर आते, मैंने उन पर छलांग लगा दी और उन दोनों को साथ लेता हुआ नीचे गिरा। उनमें से एक की खोपड़ी फुटपाथ से टकराई थी और वो बुरी तरह चीख उठा था। मैं बड़ी फुर्ती से उठ गया
और उन्हें उठने का मौका दिए बगैर उन पर ठोकरों की बारिश कर दी। उनमें से एक ने मेरा पीर पकड़कर जोरदार झटका दिया। पहले तो मैं एक तरफ नाच कर रह गया, फिर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए उधर उधर देखा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हमारे आसपास सन्नाटा छा गया था। ये बड़ी बारौनक जगह थी, मगर ऐसे मौक़ों पर लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं, और इस वक्त भी लोग बहुत दूर दूर खड़े हमें लड़ते हुए देख रहे थे। कुछ लोग रेस्तुरान के दरवाजे में भी जमा थे। मुझे वो वेटर लड़का भी नजर आ गया जिसने हमें भाग जाने का मशवरा दिया था, लेकिन गीता मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। वो पहले ही खौफजदा थी और मौका पाकर वहां से भाग गई थी। उनमें से एक ने मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं करा उठा, लेकिन दूसरी ठोकर लगने से पहले ही मैं संभल गया और उठकर उन दोनों को ठोकरों पर रख लिया। लेकिन मैं ज्यादा देर तक उन दोनों की तवाज़ो नहीं कर सका। एक बगैर छत की जीप ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमारे करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने भयानक शक्ल वाला एक मूनसटर बैठा हुआ था। इसकी रंगत रात की तारीकी से भी ज्यादा सियाह थी, और सितम ज़रीफी तो ये थी कि इसने लिबास भी काला ही पहन रखा था, सियाह शर्ट और सियाह पतलून। इसके जिस्म और लिबास की रंगत आपस में इस तरह मिल गई थी कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि जिस्म कहाँ से शुरू होता है और कपड़ा कहाँ पर ख़त्म होता है। इसके सियाह चेहरे पर चमकती हुई आंखें और सफ़ेद दांत बहुत अजीब लग रहे थे, और दरअसल रंगों के इस कुंट्रास्ट ने इसके चेहरे को खौफनाक बना दिया था। इसके गले में सोने की चीन भी चमक रही थी। इसके साथ दूसरी सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर कुछ और भी अजीब सा लगता था। इस लड़की की उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं थी। रंगत गोरी और चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। इसका लिबास भी बड़ा दिलचस्प था। बगैर आस्तीन के ब्लाउजर नुमा मुख्तसर सी शर्ट थी, जिसके दामन के दोनों किनारों को इस तरह गिरा लगाई गई थी। जीन्स नाफ से भी नीचे थी। इस हसीना के गले में भी सोने की चीन थी। इसके बाल धुंधरियाले और शहद की रंगत के थे। मजमूई तौर पर वो खासी हुसैन थी। उन दोनों को देखकर ज़हन में अजीब सा तसव्वुर उभरता था। जीप की पिछली सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था। इसका हुलिया अगरचे मव्वालियों जैसा ही था। इसकी आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। जीप रुकते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया था। इसके हाथ में हथियार देखकर मेरी आंखों में तशवीश उबर आई। ये क्या हो रहा है? स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ शख्स ढाला। ये तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, उन दोनों गुंडों में से एक ने जवाब दिया, जबकि दूसरे ने मौका पाकर पीछे की तरफ से मेरी बाहें पकड़कर गिरफ्त में ले लिया था। इसके साथ एक लोंडिया भी थी। इस गुंडे ने कहा। इसका सांस बुरी तरह फूल गया था। जीप से उतरने वाले मवाली ने फौरन ही मुझ पर हथियार तान लिया। जीप पर बैठे हुए सियाह शख्स के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कनाल देव था। वेटर लड़के ने ठीक ही कहा था। कनाल देव बहुत खौफनाक आदमी है। चेहरे से तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो जीप से उतर आया तो ये मेरे बारे में पूछ रहा था। वो मेरे करीब पहुंचकर बोला, क्या काम है मुझसे? ये झूठ बोलता है, मैंने किसी के बारे में नहीं पूछा, मैंने जवाब दिया। हम चाय पीकर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने मेरी पत्नी को छेड़ा। मना करने पर ये मुझसे उलझ पड़े। ये झूठ पकता है, वही गुंडा बोला। अगर वो इसकी पत्नी होती तो इसे इस तरह छोड़ कर ना जाती। इसे छोड़ दो, कनाल देव ने कहा। इस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। क्या वो वाकई तुम्हारी पत्नी थी? कहा है वो औरत पति को छोड़कर भाग गई। खैर कोई बात नहीं, हम इसे भी तलाश कर लेंगे। इसे अंदर लेकर आओ, इसने आखिरी जुमला अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा था। मैंने कुन आँखों से सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वो लड़की भी जीप से उतर चुकी थी। वो मवाली मेरे करीब आ गया। इसका हथियार मेरी तरफ उठा हुआ था। वो दोनों गुंडे मुझे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ सकते, मैंने बड़ी फुर्ती से मवाली के हाथ पर झपटा मारा। इसका हथियार मेरे हाथ में आ गया और वो उछलकर 4 कदम पीछे हट गया। मवाली के लिए मेरी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्के थी, मगर नाली हाथ से निकलते ही वो जैसे होश में आ गया और मेरी तरफ लपका। मैंने इसका बटन दबा दिया जो इसके घुटने पर लगी, और कनाल देव इस भूत नुमा शख्स की तरफ देखते हुए चीखा, मैं यहाँ आया तो किसी और नियत से था, मगर गड़बड़ हो गई। अपने गुरु से कहना, मैं बहुत जल्द इससे मिलने वाला हूँ। ओ तुम पकड़ो इसे, कनाल देव चीखा। ये जानते हुए कि मेरे हाथ में नाली है, वो दोनों गुंडे मेरी तरफ लपके। मैंने उनके पैरों में चला दी। वो दोनों एक झटके से रुक गए। हराम खोरो, रुक क्यों गए? पकड़ो इसे। अगर ये बचकर भाग गया तो मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा। वो दोनों फिर मेरी तरफ लपके। उनके इरादे खतरनाक थे। लगता था वो नाली की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला कर देंगे। इससे मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि उन्हें मौत का नहीं, कनाल देव का खौफ था। मैंने फिर चला दी। ये उन दोनों में से एक के पाँव में लगी। वो बचकर उछला,
اس نے مجروح پاव کو اٹھا لیا اور ایک پاव پر ناچنے لگا۔ کنال دیو جیپ سے اتر کر کچھ کہہ رہا تھا۔ دو آدمی ہوٹل کے دروازے سے نکل کر میری طرف لپکے۔ وہ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کا یہ جارحانہ انداز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب میری نالی کی گولیاں بھی انہیں نہیں روک سکے گی۔ میں نے ان کے پیروں میں ایک کیا اور ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اب یہاں کھڑے رہنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ریستوران سے چند گز آگے ایک گلی تھی۔ اس گلی میں مڑتے ہوئے میں نے ایک بار پھر پیچھے نشانہ کر دیے۔ تیسری مرتبہ دبایا تو ٹک کی آواز نکلی۔ میں نے نالی اس شخص کی طرف کھینچ کر دے مارا جو میرے قریب پہنچ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر لگا اور وہ چیختا ہوا گر گیا۔ میں اس گلی میں دوڑتا رہا اور ریستوران کے پیچھے ایک اور گلی میں نکل گیا۔ میرے پیچھے دو آدمی تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں تغا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گے۔ میں 2-3 گلیوں میں گھوم کر پچھلی طرف کی ایک سڑک پر نکل آیا۔ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا ہتھیار نکال لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند گز آگے فٹ پاتھ پر 4-5 پھول فروش عورتیں تختوں پر اپنی دکانیں سجائے بیٹھی تھی۔ یہ دکانیں ایک بہت بڑی حویلی کی دیوار کے ساتھ تھی اور بالکل سامنے ایک روشن گلی تھی۔ اس طرف بھی اس طرح پھولوں کی کچھ دکانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس گلی میں کوئی مندر ہوگا۔ میرے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات واضح نہیں تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، اور پھر ایک موٹر سائیکل پھولوں والی دکانوں کے سامنے رکتے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ سامنے موٹر سائیکل پر پیچھے ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر گئی اور پھول فروش عورت سے باتیں کرتے ہوئے تختے پر رکھے ہوئے گجرے اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مرد موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کی آڑ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب پہنچ گیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو نالی کی زد میں لیتے ہوئے غرا، خاموشی سے موٹر سائیکل سے اتر جاؤ ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کی ساتھی عورت نے بھی میرے ہاتھ میں نالی دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی بری طرح چیخ اٹھی۔ جلدی کرو، اترو بھائی۔ میں نے ایک بار پھر غراتے ہوئے ہتھیار کی نال سے اس کے کندھے پر ضرب لگائی، مگر اس نے موٹر سائیکل سے اترنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑ کر موٹر سائیکل کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ شخص دوسرے ہاتھ سے مجروح کندھا پکڑے دوہرا ہو گیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل سے زور سے لات رسید کر دی۔ وہ کراہتا ہوا پھولوں کے تختے پر گرا۔ اس کی ساتھی عورت چیختی ہوئی اس پر گر گئی اور ایک ہاتھ میری طرف اٹھاتے ہوئے چیخی، مت مارو اسے، مت مارو، میرے پتی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس نے اتنی پتنی ہونے کی ایک بہترین مثال پیش کی تھی۔ اپنے پتی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا تھا۔ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی، وہ مل گئی تھی۔ پھولوں والی عورتیں بھی چیخ رہی تھیں۔ 2 عورتیں تو چیختی ہوئی ایک طرف کو بھاگ کھڑی ہوئیں۔ میرا تعاقب کرنے والے دونوں گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے اور پھر ایک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، بھاگو، پکڑو اسے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تقریباً 7-8 گز کے فاصلے پر تھے۔ وہ آدمی تغا لہراتا ہوا بڑی تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ میں موٹر سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ انجن سٹارٹ تھا۔ گیئر میں ڈال کر میں نے سیدھے ہوتے ہوئے کلچ گرپ چھوڑ دی۔ موٹر سائیکل ایک زوردار جھٹکے سے اچھلی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز زور کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی چند گز آگے سڑک پر گری ہے۔ وہ تغا تھا جو اس بدماش نے دوڑتے ہوئے میری طرف پھینکا تھا، اور میری قسمت اچھی تھی کہ وہ خطرناک ہتھیار میرے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ میں موٹر سائیکل کی ایکسیلیٹر گرپ تھماتا چلا گیا۔ آگے پر رونق علاقہ تھا۔ سڑک پر ٹریفک بھی تھا، پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی، لیکن میں نے بائک کی رفتار کم نہیں کی۔ پیدل چلنے والے ویسے بھی بائک کی آواز سن کر بدک رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کنال دیو کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے گے اور میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مندر سے نکلتے وقت میں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ مختلف تھا۔ پنڈت روہن نے جن لوگوں کے نام بتائے تھے ان میں کنال دیو کا نام بھی شامل تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح کنال دیو کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن میرے اس منصوبے کی مہورت ہی غلط ہوئی تھی۔ پہلے گیتا ٹکرائی۔ میں نے آٹو میں بیٹھتے ہی تاڑ لیا تھا کہ وہ شکاری عورت ہے، لیکن اس لیے اسے ساتھ لے لیا تھا کہ مجھ پر کم سے کم شبہ ہو۔ اور پھر گیتا کی وجہ سے ریستوران میں گڑبڑ ہو گئی۔ اگر وہ غنڈے اسے نہ چھیڑتے تو ہم وہاں سے نکل جاتے اور میں گیتا سے پیچھا چھڑا کر کنال دیو سے ملاقات کے لیے دوبارہ وہاں آتا۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ گیتا کو انہوں نے محض چھیڑخانی کے لیے نہیں چھیڑا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ والے کیبن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھی اور جان گئے تھے کہ میں کنال دیو کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ مجھ پر شبہ ہو گیا تھا
और गीता को इसलिए छेड़ा था कि मुझे झगड़े में उलझा कर मेरे बारे में तस्दीक करना चाहते थे। और इस वक्त कनाल देव भी पहुंच गया और इस तरह बाजी पलट गई। अगर वो लोग रेस्तुरान के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते तो वहां से मेरी टूटी फूटी लाश ही निकलती। इसीलिए मैंने फौरी तौर पर अपने आप को कनाल देव के सामने जाहिर करने का फैसला कर लिया था। इस तरह मैं उन्हें ये तासुर देना चाहता था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, उनके डर से कहीं छप कर नहीं बैठा हूँ। मैं मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ बारौनक इलाके से निकल आया था। खिली खिली और वीरान सी सड़कें थीं। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ निकल आया हूँ और किस तरफ जाना चाहिए। मैं एक और सड़क पर निकल आया। इस सड़क पर दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी हवेली नुमा पुराने तर्ज के मकान बने हुए थे। उनकी दीवारें फसीलों की तरह उठी हुई थी। ये राजस्थान के बड़े ठाकरों की हवेलियां थीं जो सिर्फ गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आते थे। मैं अब तक शहर के अंदरूनी इलाकों में फिरता रहा था, इस तरफ भी नहीं आया था। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर ली और उधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि किस तरफ जाना चाहिए।